चलो ध्यान दो इधर, परमाणु त्रिज्या हो गया ना। चलो अब परमाणु त्रिज्या के बाद आते हैं परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इस पे स्टार लगा देना, मतलब ये इनका विशिष्ट गुण है। पूछा जाएगा संक्रमण धातुओं के 4 विशिष्ट गुण लिखिए, समझ गए। इस बार देखो यहाँ से तुम्हारा K2Cr2O7 और KMnO4 हटा दिया है, नहीं तो उन दोनों से तुम्हारा 2 अभिक्रिया फिक्स रहती थी, क्योंकि अम्लीय KMnO4 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जैसे ऑक्सीकारक पीछे हमने HNO3, H2SO4, बाकी HCl आदि को पढ़ा था, उसी प्रकार से इसकी भी ऑक्सीकारक क्षमता होती है। तो इसकी क्रियाएं इंपॉर्टेंट होती थी अम्लीय KMnO4 की, इसलिए पूछी जाती थी। तो इस बार उनको हटा दिया है और KMnO4 बनाने की विधि पूछी जाती थी, 2 नंबर में हटा दिया है। तो मान के चलो जब डी तथा F ब्लॉक से वो इंपॉर्टेंट चीज हटा दिया है, तो इस अभ्यास से तुम्हारा जो नंबर की प्रायिकता है, मान के चलो 4 नंबर अगर इस अभ्यास से आते हैं, जो 2 नंबर तुम्हारा उधर KMnO4 और K2Cr2O7 लेता था वो हट गया, तो 2 नंबर की प्रायिकता इधर ही घूम के आएगी, संक्रमण तत्वों पे ही आएगी। तो मान के चलो इस बार विशिष्ट गुण तुमसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दे रहना। कठिन भी नहीं है, बस 4 ही तो याद करना है। 4 मेन लिखवा रहे हैं, वही याद कर लो बस। परमाणु त्रिज्या तुमको याद नहीं करनी है। परमाणु त्रिज्या में तो ऊपर तुम्हारा एक अलग सवाल बन ही गया है कि इनकी त्रिज्या प्रारंभ में घटती है फिर बाद में स्थिर क्यों हो जाती है, तो उसका कारण तो हमने पढ़ लिया है। अब ये जो शुरू हो रहा है इनका विशिष्ट गुण शुरू हो रहा है। विशिष्ट गुण का मतलब धातुओं में परिवर्ती संयोजकता संक्रमण धातुएं ही प्रदर्शित करते हैं। कभी तुमने फर्स्ट ए में सोडियम को देखा क्या कि प्लस भी बनाता है और 2+ भी बनाता है? देखे क्या? तुमने मैग्नीशियम को देखा क्या कि मैग्नीशियम प्लस भी बनाता है, मैग्नीशियम 2+ भी बनाता है? पढ़ा तुमने? कभी नहीं पढ़ा, लेकिन तुमने ये पढ़ा होगा Zn+ भी बनाता है, Zn2+ भी बनाता है, Cu+ भी बनाता है, Cu2+ भी बनाता है, Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। ये सब पढ़े नहीं पढ़े हम? तो ध्यान दिए रहना, ये संक्रमण धातुओं का ही गुण है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर। ठीक, तो लिखो इसमें क्या लिखे, परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। तो लिखो चूंकि संक्रमण धातुओं के हो गया संक्रमण धातुओं के N+ तथा N-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन, N+ तथा N-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं संक्रमण धातुओं के N+ तथा N-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, इसलिए संक्रमण धातुएं परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। संक्रमण धातुएं परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करती हैं।
संक्रमण धातुएं परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये लिख सकते हो Zn कॉमा Zn2 प्लस फिर कॉमा Cu प्लस Cu2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस। हो गया। उसके बाद क्रोमियम भी बहुत सारा प्रदर्शित करता है। हो गया ना। एक मैग्नीज का भी लिख लो, Mn2 प्लस फिर Mn7 प्लस। हो गया। जी पीछे कोई इनकी परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का कारण दोनों पता चल गया। तुमसे अगर पूछा गया कि संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती हैं, तो सीधा सीधा बता सकते हो क्योंकि संक्रमण धातुएं अपने बाहरी कोश के यस उपकोश और भीतरी कोश के डी उपकोश का इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करती हैं, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। हो जाएगा, ये आंसर तुम दे सकते हो जाएगा ना, कोई परेशानी है नहीं। ये जानना था संक्रमण धातुएं कौन कौन सा प्रदर्शित कर रही हैं, तो ये दिख गया कुछ इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा 3D श्रेणी का। 3D मतलब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक, उससे आगे वाला तुमसे नहीं पूछा जाएगा, वही हमारे सिलेबस में। उसी के बारे में ध्यान देना, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वालों का था लिखवा दिए। जैसे जिंक का तुम्हारा 30 होता है, कॉपर का 29 होता है, Fe का 26 है और मैग्नीज का तुम्हारा 25 है, क्रोमियम का 24 होता है, उसका भी चाहो तो लिख सकते हो। क्रोमियम तुम्हारा 3+ भी दिखाता है और क्रोमियम 6+ भी दिखाता है, ठीक है, और दिखाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका 2 ही है। हो गया। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, संक्रमण धातुओं में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व ऑस्मियम तथा रूथेनियम, ऑस्मियम तथा रूथेनियम। ऑस्मियम का प्रतीक लिख देना OS और रूथेनियम का लिख लेना RU। है ऑस्मियम तथा रूथेनियम है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है। बंद कर देना। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था
प्लस 8 होती है। हो गया ना? चलो अब लिखो आगे अगली हेडिंग, रंगीन यौगिकों का निर्माण। रंगीन यौगिकों का निर्माण। हो गया? रंगीन यौगिकों का निर्माण, ये भी स्टार लगा देना, ये भी इनका विशिष्ट गुण है। तो लिखो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण तथा डी विपाटन के कारण, तथा डी विपाटन के कारण, डी विपाटन ये लिखना है, डी विपाटन के कारण, हो गया? डी विपाटन के कारण संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं। रंगीन आयन बनाती हैं। ये बता रहे कहा तो लिखे, रंगीन आयन बनाती हैं। हो गया? इसलिए इनके जलीय विलयन, इसलिए इनके जलीय विलयन, इसलिए इनके जलीय विलयन रंगीन होते हैं। इसलिए इनके जलीय विलयन रंगीन होते हैं। जैसे जैसे जलीय विलयन में, जैसे जलीय विलयन में Cu2+ का रंग नीला, जलीय विलयन में Cu2+ का रंग नीला, कॉमा Fe2+ का रंग हरा, Fe2+ का रंग हरा। हो गया? Fe3+ का रंग पीला, Fe3+ का रंग पीला। हो गया? Ni2+ का रंग हरा, Ni2+ का रंग हरा। हो गया? Mn2+ का रंग गुलाबी, Mn2+ मैग्नीज 2+ का रंग गुलाबी। हो गया? Mn3+ का रंग बैगनी, Mn3+ का रंग बैगनी होता है, होता है।
साधारण रूप से जलीय विलयन में होता है, वैसे ये सफेद ही दिखते हैं। कुछ होते हैं जो बाहर भी अपना रंग दिखाते हैं और कुछ होते हैं जो जलीय विलयन में दिखाते हैं। जैसे तुम्हारा Cu2+ है, अगर उसको शुष्क अवस्था में रखोगे तो सफेद दिखाई देगा, जब विलयन में जाएगा तो नीला दिखने लगेगा। उसके बाद तुम्हारा कोबाल्ट वाला है, कोबाल्ट तुम्हारा होता है उसमें गुलाबी दिखता है लेकिन वैसे सफेद दिखता है। कुछ है जो विलयन में ही दिखाते हैं, कुछ विलयन के बाहर भी दिखाते हैं, समझ गए। जैसे तुम्हारा लोहे का ऑक्साइड हो गया FeO, तो लोहे का ऑक्साइड का रंग कैसा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, तो कुछ पीला होगा और जो FeO बनता है Fe2O3 और FeO दोनों का मिश्रण एक हमने पढ़ा था ना, कौन सा पीछे पढ़ाए थे, FeO प्लस या Fe2O3, ये कोई संयोजकता नियम से नहीं बनता है, दोनों के योग से बनता है यौगिक क्या Fe3O4 बनता है ना, ये लाल रंग का होता है, समझ गए, लाल रंग का। इसीलिए ये जहां पे दोनों ऑक्साइड उपस्थित होते हैं वहां पे कैसा रंग दिखता है, लाल रंग। तो जो जंग लगती है आयरन का ऑक्साइड वो लगभग लाल रंग का होता है ना, ये ध्यान दिए रहना। और इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन के ऑक्साइड की अधिकता है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो लाल रंग दिखता है। वैसे अगर ये अकेले दिखेगा तो हरे रंग का होता है, और ये अकेले गुलाबी रंग, ये पीले रंग का होता है। ठीक, ये ध्यान दिए रहना। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो पीला रंग दिखेगा, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो कुछ हरा रंग दिखेगा, और अगर दोनों उपस्थित है तो कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। पूरी तरह से तो लाल नहीं दिखेगा, एकदम लाल नहीं दिखता है, ध्यान दिए रहना। कहां तक लिखे? हाँ, तो इसमें एक नया शब्द आया DD विपाटन, तो उसको यहाँ पे हमको दिमाग खराब करने का अपना कोई जरूरत नहीं है। अभी इस चैप्टर के तुरंत बाद हम लोग शुरू करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक में हमको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें पूरा हमको इसी का अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिमाग हमको नहीं लगाना है, बस इतना जान लो DD विपाटन क्या है। d ऑर्बिटल का दो भागों में टूटना DD विपाटन कहलाता है। अब कौन से दो भाग में टूटता है इसकी चर्चा हम लोग वहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे तो हमको बस इतनी जानकारी चाहिए कि इन्होंने रंगीन यौगिक क्यों बनाया, रंगीन आयन क्यों बनाया। तो क्यों बनाया, एक तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, और दूसरा ये जो DD विपाटन कर रहे हैं इसके कारण। बस इतना ही तुमको लिख देना है कि परिवर्ती संयोजकता और DD विपाटन के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, और कुछ रंगीन आयन लिख देना किस रंग के होते हैं, 2-3 ठो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक। अगला नंबर लिखो, जटिल यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक, अभी यही जो चैप्टर पढ़ना है इससे आगे। जटिल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। हो गया, तो लिखो, संक्रमण धातुएं अपने छोटे आकार, संक्रमण धातुएं अपने छोटे आकार और रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण जटिल यौगिक बनाती हैं। जटिल यौगिक बनाती हैं। जटिल यौगिक बनाती हैं, जैसे K4FeCN6, इस तरह से लिखना है, ध्यान दे लेना।
K4 FeCN6, ये इस तरह से, और उसके बाद K2CuNH3 4 आदि। तो इसमें देख रहे हो ये Fe संक्रमण धातु है, Cu संक्रमण धातु है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये जटिल यौगिक बना रही हैं। सवाल में इसी में ना। हाँ, तो अगला चैप्टर इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसी के बारे में पूरा पढ़ना, तो वही चर्चा करेंगे क्यों बड़ा लगाया गया, क्यों छोटा लगाया गया। ठीक है, छोटा तो मान लो इसलिए लगाया गया है क्योंकि CN तुम्हारा साइनाइड आयन है। अब अगर इसको पता चला हम ऐसे लिख दें कि CN6 लिख दें, दिखाई दे रहा है, तो ये तो गलत माना जाएगा ना, क्योंकि CN6 लिखने का अर्थ खाली N पे 6 हो गया है। ठीक, और CN6 ऐसे लिखने का अर्थ है पूरा CN6 को है। तो छोटा कोष्ठक लगाने का तो सिंपल अर्थ है। यहाँ बड़ा लगाएंगे, बाहर वाला क्या लगाएंगे, तो बाहर बड़ा लगाना है। क्यों लगाना है, अब इसकी चर्चा वही होगी। ठीक है, बस आज कल परसों 3 दिन के बाद चर्चा शुरू हो जाएगी इसकी। देखो आगे, नहीं अपने मन से नहीं लगा सकते, अभी देखना बड़ा कोष्ठक लगाते क्यों है यौगिक में। ठीक है, लिखो इसमें, हो गया जी। चलो अब लिखो उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण ये भी इनका विशिष्ट गुण है, इस पर भी स्टार लगा सकते हो। उत्प्रेरकीय गुण हो गया। तो लिखो छोटे आकार और हो गया पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों, पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों, पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों तथा हो गया अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से हो गया संक्रमण धातुएं आसानी से मध्यवर्ती जटिल यौगिक का निर्माण करती हैं, मध्यवर्ती जटिल यौगिक का निर्माण करती हैं। मध्यवर्ती जटिल यौगिक का निर्माण करती हैं। हो गया जो अस्थायी प्रकृति के कारण, जो अस्थायी प्रकृति के कारण
आसानी से टूटकर उत्पाद बना देती हैं, इसलिए संक्रमण धातुओं का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, हो गया। बस हो गया। मतलब जैसे अभी देखो इसमें कहा क्या गया, यहाँ पे SO2 और प्लस O2, अभी हम लोगों ने H2SO4 बनाने की विधि नहीं पढ़ा, नहीं तो H2SO4 बनाने की जो शीर्ष कक्ष विधि होती है उसमें SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम की उपस्थिति में किया जाता है। तो जब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो SO2 प्लस O2 तीर के बाद बना लेता है SO2। हमारा साधारण अभिक्रिया तो इस प्रकार से दिखती है। तो दो सिद्धांत माने जाते हैं उत्प्रेरक प्रयोग करने के। एक उत्प्रेरक का प्रयोग कहता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और हम उत्प्रेरक के बारे में यही जानते भी हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पढ़ते हैं उत्प्रेरकों की क्रियाविधि का, तो उसमें माना क्या जाता है कि उत्प्रेरक जो होते हैं पहले अभिकारक से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माध्यमिक यौगिक। फिर माध्यमिक यौगिक से उत्पाद बनता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बनिक अभिक्रियाओं में ज्यादा। अभी जब कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहां पे देखना कुछ उत्प्रेरक भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, फिर जटिल यौगिक बना के फिर टूटते हैं, तब उत्पाद बनता है। तो अभी यहाँ का एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत देखो किस हिसाब से दिया गया है। SO2 कहने का अर्थ है पहले इसमें V2O5 से क्रिया करता है। साधारण रूप से हमको दिख रहा है कि V2O5 इस क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि वो तीर के ऊपर लिखा गया है, तीर के बाद कहीं V वाला यौगिक बना हुआ है, नहीं बना हुआ, इसका मतलब इसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। लेकिन माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या कहता है कि SO2 पहले V2O5 से क्रिया करता है, इसका एक ऑक्सीजन निकाल के अपने बना लेता है SO3, समझ गए, और ये बचता है खाली V2O4। यही हमारा होता है माध्यमिक यौगिक। अब ये माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है क्योंकि वैनेडियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है, अस्थायी रूप से दिखाता है। तो तुरंत क्या करता है, V2O4 जो है ये वाले ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और पुनः अपने किसमें बदल जाता है, V2O5। तो हमने अभिक्रिया होते हुए तो लेंस लगा के देखा नहीं था कि अभिक्रिया कैसे हुई थी। हमने अभिक्रिया प्रारंभ कराया तो V2O5 रखा, और जब अंत हुआ तब भी देखो हमको V2O5 मिला ना। तो हमने क्या कहा कि V2O5 ने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, हमने यही कहा ना। लेकिन अगर क्रिया विधि से देखें तो पता चल रहा है कि V2O5 ने अभिक्रिया में भाग लिया था, परंतु जो माध्यमिक यौगिक बना फिर से वो खुद किसमें बदल गया, उत्प्रेरक में बदल गया, जिससे हमको लगा कि इसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो ये एक दूसरा सिद्धांत है उत्प्रेरकों को प्रदर्शित करने का। उसी के आधार पर यहाँ डेफिनेशन इसका बताया गया है। ये माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और माध्यमिक यौगिक आसानी से टूट जाता है, फिर से अपने उत्प्रेरक में बदल जाएगा और उत्पाद को छोड़ देगा। देखो उत्पाद तुम्हारा छूट गया, यह तो दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको लगता है कि उत्प्रेरक ने क्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक भी क्रिया में भाग लेता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। जो माध्यमिक यौगिक टूट जाता है पुनः अपने उत्प्रेरक के रूप में बदल जाएगा और उत्पाद को अलग कर देगा। वही चीज उसमें कहा गया है कि जो अस्थायी प्रकृति के कारण उत्पाद आसानी से बना देता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, SO2 और O2 आपस में जल्दी क्रिया नहीं करते हैं,
इसलिए इसने क्रिया की गति को तेज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने आसानी से इसको ऑक्सीजन दे दिया, और ये वाला जब ये रूप में बन गया तो अस्थायी है, अस्थायी होने के कारण फिर से तुरंत ऑक्सीजन जोड़ना चाहता है, तो तुरंत क्या करता है, ये वाले ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, अर्थात क्रिया करने की दर तेज हो जाती है। तो हमको लगता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार। और बाकी जो हमारा दूसरा वाला क्रिया विधि है अधिशोषण सिद्धांत, उसके अनुसार ये अपने ऊपर SO2 और O2 का अधिशोषण करता है। अधिशोषण में जो रासायनिक बल काम करता है उससे ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाता है और वो O2 से जुड़ के क्या बना लेता है, SO3 बना लेता है। वो अधिशोषण सिद्धांत है। तो अपना अपना अलग मान्यता है, किसी ने देखा नहीं है कि कैसे क्रिया होती है, समझ गए। अपने हिसाब से अपनी लोग मान्यता बताते हैं। तो यहाँ वाला हमने माध्यमिक यौगिक से पढ़ा है कि माध्यमिक यौगिक बनाता है, फिर माध्यमिक यौगिक आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए देखो हमने उसमें तीनों कारण लिखवा दिया है कि छोटा आकार दिखाई दे रहा है, और उसके बाद तुम्हारा उसमें आया पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल। तो जो पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल है वो अधिशोषण सिद्धांत का कारक है। और जबकि तीसरा वाला हमने देखा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये माध्यमिक यौगिक का कारक है। ठीक, तो दोनों हमने इसमें लिखवा दिया। किताब में केवल एक कह दिया यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश वाला, हमने दोनों सिद्धांत का लिखवा दिया, अधिशोषण सिद्धांत का भी और माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का भी। तो कारण ही तुमको लिखना है ना, यहाँ पे तीनों लिख सकते हो। उसने तुमसे थोड़ी ना पूछा कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का बताओ या अधिशोषण सिद्धांत का बताओ। ठीक, तो बस यही तुमको लिखना रहेगा इसमें। तो क्या लिखे, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, हो गया ना। ये ध्यान दिया रहना, जब भी अभिक्रियाओं में तुम देखोगे जो उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं लगभग उत्प्रेरक संक्रमण धातुओं के ही होते हैं। ठीक, और कारण क्या है यहाँ पे हमने देख लिया किस कारण से होते हैं, समझ गए। अब जैसा कारण तुमको समझना है, तुम अधिशोषण सिद्धांत से समझना चाहते हो तो पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल याद रख लो, माध्यमिक वाला समझना चाहते हो तो अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश याद रख लो, हो जाएगा। आगे बढ़ते, कहाँ तक हो गया जी? हाँ, अब लिखो हेडिंग मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाना, इस पर भी स्टार लगा देना, ये भी इनका विशिष्ट गुण है। लिखना चाहो तो यही लिख सकते हो, जाने दो, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। प्रेरक के रूप में इनको प्रयोग किया जाता, हो गया। अब जैसे हम लोग उसमें देखो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, Fe प्रयोग करते हैं ना, Fe और मॉलिब्डेनम, तो वो भी तो एक संक्रमण धातु ही है। उसके बाद तुम्हारा इधर यहाँ पे हमने देख लिया SO2 से O2 का में V2O5 का प्रयोग कर रहे हैं। और अभी हमने जो HNO3 का निर्माण पढ़ा था उसमें NO से NO2 का जो ऑक्सीकरण हो रहा था, N2 और O2 से NO जो बना रहे थे, प्लेटिनम जाली पे बनाए थे 800 डिग्री 850 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो भी तुम्हारा प्लेटिनम भी संक्रमण धातु ही है। और इसमें भी प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम भी एक संक्रमण धातु है। अब प्लेटिनम की जगह V2O5 का प्रयोग करने लगे क्योंकि प्लेटिनम में ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ता था और इसमें अपेक्षाकृत उससे मान के चलो 300 350 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ही हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है ना। तो जो भी उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं सब संक्रमण धातुएं ही होती हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे लिख सकते हो कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में हम Fe उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जो एक संक्रमण धातु है। ठीक, चलो आगे चलो। मिश्र धातु निर्माण, अब देखो मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का आपस में समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यह हमारी साधारण परिभाषा है, लेकिन यह गलत परिभाषा है क्योंकि मिश्र धातुएं हमेशा समांगी नहीं होती। ये हमने पहले चैप्टर ठोस अवस्था में अध्ययन किया था कि ठोस और ठोस का मिश्रण से मिश्र धातु बनती है, लेकिन ये हमेशा समांगी नहीं होते हैं, ये चीज को याद रखना। तो मिश्र धातु का हम सीधे सीधे परिभाषा बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो जब दो या दो से अधिक धातुएं एक दूसरे में परमाणविक स्तर पर वितरित हो जाती हैं तब हमें मिश्र धातु बनता है। तो अगर धातुओं को तुम परमाणविक स्तर पर वितरित करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले ये ध्यान दे लो। अगर हम दो धातुओं को मिलाना चाहते हैं तो धातुओं के बारे में हमें पता है, धातुएं क्या होती हैं।
धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, ठीक है ना। और ठोस के कणों की अगर चर्चा करें तो देखो, ठोस के कण, कण मतलब परमाणु कह सकते हो, क्योंकि धातु में तो परमाणु ही पाया जाएगा ना, तो वो इस प्रकार से पास पास होंगे। क्या अपने में किसी दूसरे को प्रवेश करने देना चाहेंगे? नहीं। अब देखो दूसरा भी ठोस कुछ इसी प्रकार का आ जाए, उसके परमाणु को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, हो गया ना। अब अगर इन दोनों को मिलाना चाहते हो, जैसे तुम्हारा आयरन हो गया और कोबाल्ट हो गया, मान लो हमने कहा ये आयरन है और ये क्या है? कोबाल्ट है, तो दोनों को मिलाना चाहते हो, ये आयरन हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, मिला दो, कहा दो मिश्र धातु बन गया। बन गया मिश्र धातु? ऐसे बन जाएगा? नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। इनको परमाणविक स्तर पर वितरित करना है। इसमें जानते हो कम से कम पता नहीं कितने परमाणु होंगे, गिन ही नहीं पाएंगे। एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, ये 11 के पहले चैप्टर में ही पढ़े हो। एक मोल का मतलब समझते हो? अगर Fe का एक मोल लेते हो तो केवल 56 ग्राम, समझ गए? केवल 56 ग्राम लोहा ले लो, उसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे, तो गिन के बता पाना तो संभव नहीं है। अब इनको अगर परमाणविक स्तर पर बताना है, परमाणविक स्तर पर वितरित करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इसको पकड़ के ले आए, कद जाओ घुस जाओ, घुस जाएगा ऐसे? नहीं। सबसे पहला काम हमें करना होगा कि इन परमाणुओं को अलग करना होगा, दूर दूर करना होगा ना, तभी तो किसी दूसरे के बीच में आने की संभावना होगी। तो सबसे पहला काम, इनको इनके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाए। गलनांक से ऊपर गर्म करने का अर्थ है इनको गला दिया जाए। अब जब गला दोगे तो किस अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में आएंगे ना। और हमने द्रव अवस्था की परिभाषा पढ़ रखा है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। कण गति करने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्र हो जाते हैं और एक निश्चित सीमा के भीतर गति करने लगते हैं। तो जब हमने इनको द्रव अवस्था में बदला तो गर्म तो दोनों को एक साथ एक बर्तन में रखकर किए थे ना, तो दोनों की द्रव अवस्थाएं एक ही बर्तन में आ गई है। अब देखो ये ऐसे घूमने लगे, कोई कहीं जाए कोनो फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अब इनको ठंडा कर दिया जाए। जब इनको अब ठंडा करने लगेंगे तो क्या फिक्स है कि फिर कहेंगे है तुम हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ, हम लोग एक साथ जुड़ेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। अब जब ठंडा होगा तो ये इस प्रकार से जुड़ने लगेंगे। थोड़ी अलग व्यवस्था भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही आए, कभी दो भी आ सकते हैं, तभी तो समांगी भी समांगी बन जाता है। कभी मान लो ये ज्यादा पास पास, देखो 3 ठो एक के साथ दिख गया, ये 3 ठो एक के साथ दिख गया, दिखाई दे रहा है? इधर का संघटन अलग हो गया, इधर का संघटन अलग हो गया, तो भी समांगी मिश्रण बन गया। क्योंकि समांगी मिश्रण में हम जानते हैं प्रत्येक भाग के भौतिक और भौतिक गुण समान होते हैं। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हो इधर अलग टाइप हो गया, उधर अलग टाइप हो गया, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन फिर भी ये परमाणविक स्तर पर वितरित हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं एक दूसरे में, तो मिश्र धातु तो बन गई है, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं। ठीक है, समांगी बनने के लिए वितरण समान होना चाहिए। मतलब एक वाला ये, एक ये, फिर एक ये, देख रहे हो, फिर एक इधर ये, फिर एक ये वाला, उसके बाद एक ये, फिर एक ये, दिखाई दे रहा है? समान वितरण होना चाहिए, तब समांगी बनेगा। तो समांगी भी बन सकता है और विसमांगी भी बन सकता है। तो कोई भी मिश्र धातु बनाने के लिए हमको सर्वप्रथम दोनों धातुओं को उनके गलनांक से ऊपर गर्म करना होगा और फिर उन्हें ठंडा करना होगा, तब बनती है मिश्र धातु। अब सोचो कि ये कहा क्यों गया कि संक्रमण धातुएं ही मिश्र धातु बनाती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि मिश्र धातु नाम है तो धातु नहीं बनाएंगे और धातु तो बनाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्षार और क्षारीय मृदा के साथ भी तो बना सकते थे ये। जैसे ऐसी का यहाँ पे सोडियम के साथ भी तो बनवा सकते थे, ऐसी का सोडियम के साथ भी बनवा सकते थे, वो भी धातु है। मैग्नीशियम से भी बनवा सकते थे, वो भी धातु है, क्यों नहीं बनवाते? अभी सोचो, एक चीज सोचो, यहां पे हमने मान लो सोडियम ले लिया और हमने पढ़ रखा है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर त्रिज्या घटती है,
तो इसमें सोडियम की त्रिज्या बड़ी होगी और आयरन की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी? अपेक्षाकृत हमको छोटा दिखाना पड़ेगा ना उससे। तो अब बताओ, जब इनको तुमने द्रव अवस्था में बदल दिया तो जब फिर से ये जुड़ने जाएंगे तो सोडियम कहेगा है इतना बड़ा है, तुम और छोटा सा इसमें जुड़ जाओ, फिर हम जुड़े। ऐसी व्यवस्था बनेगी क्या? कोई नहीं बनेगी। मिश्र धातुएं तभी बनेंगी जब उनका आकार लगभग समान हो, और आकार लगभग समान हमने किसमें देखा? संक्रमण धातु में ही तो हमने देखा। हमने कहा प्रारंभ में घटता है, फिर इनका आकार लगभग समान हो जाता है, 3-4 तक घटता है, उसके बाद तो सबका लगभग समान ही रहता है। तो सबका परमाणु त्रिज्या अगर समान है तो कोई किसी का स्थान आसानी से ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ये चीज को ध्यान में रखना। अभी तुमको 1000 का नोट, ये 500 का नोट को यहाँ से गायब करते ले आके 10 रुपए का नोट रखते वहां पे, तो तर्क संगत होगा? नहीं होगा। अरे 500 का उठाए तो 500 का ही तुम रखोगे, तभी तो पहचान में नहीं आएगा कि तुमने उठाया। भले ही नकली रख दो वहां पे, ठीक है, भले ही उसका ना हो, नकली रख दो वहां पे, लेकिन 500 रखोगे तभी तो लगेगा कि उस साइड उस तरफ का है, उस तरफ का है। वही चीज इनके साथ है कि अगर यहां से मान लो इनके पूरे परमाणु साथ में थे, अब यहां से इसका परमाणु हम हटा रहे हैं अगर, और कोई दूसरा परमाणु ला रहे हैं, तो वो भी इतना बड़ा होगा तभी तो आ पाएगा। छोटा हुआ तो आके बेचारा यहीं आके कहीं चिपक जाएगा और ये इधर बिगड़ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? वो तो अंतराकाशी यौगिक बन जाएगा तब अगर बीच में घुस गया। ठीक, इसीलिए परमाणुओं की अदला बदली कब होगी? जब इनकी त्रिज्याएं लगभग क्या हो, समान हो। ऐसा किसमें होता है? संक्रमण धातु में होता है। इसलिए संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण है क्या बना? मिश्र धातु बनाना। तो अगर हमसे पूछा गया कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातु क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनका आकार लगभग समान होता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो लिखो, कहां तक लिखे? हेडिंग के अंदर लिखो। चलो जाने दो, कल पढ़ेंगे इसको। इसमें बस यही मिश्र धातु है, 5-6 हो गया ना इसका विशिष्ट गुण। तो 4 तो तुमको कोई याद कर लेना है, 4 तो याद कर लेना। कल पढ़ लेते हैं लैंथेनाइड। एक्टिनाइड तो खत्म ही कर दिया है, लैंथेनाइडों का रासायनिक गुण भी खत्म कर दिया है, मतलब कल ये चैप्टर समाप्त है। परसों से हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक शुरू करेंगे। अब उपसहसंयोजी यौगिक में देखते हैं क्या क्या गायब किया है, वो भी चैप्टर बड़ा ही है।